तो कैसे हो सब लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? बहुत टाइम से नहीं आ रहा था क्लासेस का वीडियो। देन कुछ टाइम तो बहुत डिस्टरबेंस था। अब जो डिस्टरबेंस क्लियर हो गया तो अब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक चीज कर लो, जल्दी से अभी लाइक कर लो वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब मारो, जल्दी से करो ये सब, जल्दी से, एकदम से, बहुत जल्दी से करो एकदम। तब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आज का चैप्टर है जो एनसीईआरटी, हम क्लास 9 का जियोग्राफी पढ़ रहे हैं करेंटली में। एंड उसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा जो जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत कौन कौन देशों के साथ सीमा साझा करता है, एंड और भी चीजें, जैसे भारत के बारे में, भारत का विस्तार कैसे है, भारत में कौन कैसे कैसे, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, और पठार है, मैदान है, मैदानी भाग, हर एक चीज के बारे में एक बार अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। इस चैप्टर में जैसे पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, तो स्टार्ट होगा तो यहीं से होता है। वैसे मैदानी क्षेत्र में रहते हो तो आप वहां दूर तक फैले हुए विशाल मैदानों से परिचित होंगे, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी तो पर्वतीय ढलान हो गए, घाटी हो गए। भू आकृतियों के बारे में मुख्य रूप से इसमें थोड़ा ये जानेंगे कि भारत का भू आकृति है ना, भारत की भू आकृति कैसी है, एंड किन किन पॉइंट पर चेंज होती है, कैसी कैसी है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप अगर तुम देखो, तो उदाहरण स्वरूप अगर हम देखते हैं ना, तो पर्वत है, भारत में पर्वतीय भी क्षेत्र हैं बहुत ज्यादा, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सारी चीजें भारत में पाई जाती है। भारत के भौतिक स्वरूप का एक अमुक उदाहरण के तौर स्वरूप में देखा जाता है, ठीक है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नता को दर्शाती है। बहुत अधिक भारत की भूमि में भौतिक विभिन्नता है। कैसे? कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र देखे जाते हैं, कहीं पे मैदानी क्षेत्र, कहीं पे मरुस्थल देखे जा सकते हैं, कहीं पे पठारी क्षेत्र, कहीं पे द्वीप समूह, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग जो है ना, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है जो कि भारत में स्थित है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। प्रायद्वीपीय पठार को ना बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था कि यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसे कोई घटनाएं यहाँ पे जल्दी से घटित नहीं होती है। लेकिन जब फिलहाल के जो भूकंप का कंपन वहां पे देखा गया प्रायद्वीपीय पठार में, जो कि इस अवधारणा को गलत साबित करता है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृति है। हाल में जो बनी स्थलाकृति कौन कौन सी? हिमालय और उत्तरी मैदान, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत है जो अस्थिर भाग है। एक अभी डेटा बोला जा सकता है, या एक शोध के अनुसार ये जाहिर किया गया है कि हिमालय पर्वत जो है प्रत्येक वर्ष 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, यानी उत्थान हो रहा है इसका, हिमालय पर्वत का 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ऊपर में, ठीक है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय क्या है? हिमालय एक युवा बलित पर्वत है, ये ध्यान देना, हिमालय एक युवा बलित पर्वत है जिसमें ऊंचे शिखर है। हिमालय में ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां भी है इसमें, एंड ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या? उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने। जलोढ़ निक्षेप से मतलब क्या है? कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, अपने साथ ये अवसाद लेके आती है। कोई नदियां पर्वत से गिरी या हिमालय से निकली, नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद ये जब बहना स्टार्ट करती है, आगे बढ़ते जाती है अलग अलग दिशा में ऐसे, तो ये अपने साथ अवसाद लेके आती है। अवसाद ये क्या करते हैं? अवसाद एक दूसरे के साथ, अवसादों को एक टाइम के बाद जब इसका धारा प्रवाह स्लो होता है, स्लो इन द सेंस ऐसे समझ सकते हो कि स्लो जब मतलब धीरे होता है, बहुत लंबा डेंसिटी में जब विस्तार करेगी ना, तो इसका धारा जो होगा आगे जो बढ़ने वाला वो स्लो होगा। जब वो स्लो होती है ना, तो जो अवसाद होते हैं, अवसाद को ही छोड़ देती है किनारे पे, मुहाने पे। जब वो किनारे पे, तो वो जलोढ़ निक्षेप होते हैं, वो जलोढ़ निक्षेप होते हैं जो कि बहुत ही उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं वो। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने, जबकि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों
वाली कम ऊंची पहाड़ी और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मुख्य भौगोलिक वितरण कौन कौन से है भारत में? देखो, भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा जाने। हिमालय पर्वत में क्या क्या चेंजिंग है? भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है, ठीक है। दक्षिण सीमा पे क्या है? दक्षिणी सीमा पे क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। युवा बलित पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं हम, युवा बलित ही, हम इसको युवा बलित पर्वत बोलेंगे, ठीक है। हिमालय भूगर्भीय रूप है, युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से ये बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल से 150 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो 24 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुई एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है तथा इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल में इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी भाग में जो ऊंचाई है ना, इसमें ज्यादा विविधता किस क्षेत्र में इसमें पाई जाती है? इसमें पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग से इसकी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है ऊंचाई में। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। बेसिकली ये समझो कि हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। देशांतरीय विस्तार के आधार पे हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखला के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये समझो देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग क्या है इसका? जो कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है, उसको क्या बोलते हैं हम? महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोल सकते हो इसको। इसकी ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर की औसत ऊंचाई, 6000 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है और 6000 की मीटर की ऊंचाई, औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसी क्षेत्र में पाया जाता है, महान या आंतरिक हिमालय में। हिमालय के कुछ शिखर निम्न है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 मीटर सबसे ऊंचा। कंचनजुंगा भारत में जो 8598 मीटर, मकालू नेपाल में है 8481, धौलागिरी नेपाल में 8172 मीटर, नंगा पर्वत भारत में 8126, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078, नंदा देवी भारत में 7817, कामेट भारत में 7756, नामचा बरुआ भारत में 7756, जबकि गुरुला मंदाता नेपाल में 7728 मीटर, ठीक है। इसमें से तुम्हारे काम की चीजें हैं, इसमें से जो काम की चीजें हैं वो नोट कर लेना तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन तो नोट कर ही लो। धौलागिरी भी इंपॉर्टेंट है, धौलागिरी के बारे में। एंड इंडिया में और कौन कौन सी ये देख लो, नेपाल का अलग कर लो। इंपॉर्टेंट सभी है, ऐसे ही समझो तुम, इंपॉर्टेंट सभी है, सबको एक बार देख लो ध्यान से। महान हिमालय के वलय की प्रकृति क्या? असम्मति है। हिमालय की इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालयों का क्या होता है? प्रभाव होता है। हिमालय के जो महान हिमालय वाला क्षेत्र है जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, वहां से हिमालयों का प्रवाह होता है और यह श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ से क्या रहती है? ढकी रहती है। इसका क्रोड जो है ना ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल का निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है।
हिमाद्री यानी महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक किस क्षेत्र में? असम में, तथा हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित अथवा तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई लगभग 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच में है, जबकि औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। निम्न हिमालय की जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित है वो निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा नाम है तुम्हारा। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ? इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो हुआ है वो अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी औसत ऊंचाई जो है 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच में, तथा इसकी औसत चौड़ाई क्या है? इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे अधिक तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। निम्न हिमालय में, निम्न हिमालय क्षेत्र जो है हिमाचल या निम्न हिमालय का जो क्षेत्र है उनमें कश्मीर की घाटी और कांगड़ा या कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक, ये तीसरा मान लो, तीसरा है तुम्हारा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक की पर्वत श्रृंखला। इसकी चौड़ाई कितनी? इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई इसकी 9 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जो शिवालिक श्रृंखला है वो मुख्य हिमालय के श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा जो लाई गई अवसाद है उनसे बनी हुई है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ये घाटियां बाजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी, निम्न हिमाचल हो गया, और शिवालिक के बीच में जो लंबोत घाटी की दून स्थित है ना, लंबोत घाटी की दून जो स्थित है, लंबोत घाटी जो स्थित है उसको दून ही बोलते वैसे। तो ये जो दून स्थित है इसमें से कुछ प्रसिद्ध दून जो है वो है, एक देहरादून है, एक कोटली दून है, एक पाटली दून है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हें इसमें दिया है मैप में तुम देखो ये काराकोरम है, कुनलुन श्रेणी। अब यहाँ से देख दो, ये कैलाश श्रेणी है जो कि चाइना में स्थित है। ये जास्कर श्रेणी हो गया, ये लद्दाख श्रेणी हो गया, ये रहा शिवालिक श्रेणी। ये देखो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है ना ये शिवालिक श्रेणी है। बीच वाला पार्ट है ना जो निम्न हिमालय, ये हिमाचल, एंड ये महान हिमालय वाला श्रेणी सबसे ऊपर में ये वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छे से देख लो उसको। ये सुलेमान श्रेणी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश, कुल्लू श्रेणी। अब यहाँ पे देखोगे तो अरावली श्रेणी, यहाँ पे भारतीय मरुस्थल राजस्थान के साइड में, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, मालवा पठार, दक्कन पठार, कोंकण या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, खासी जयंती जो पहाड़ी है वो है। हिमालय पर्वत, ये देखो ये हमारा प्यारा से हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर ही नहीं, पूरा उत्तर ही नहीं बोल सकते, लेकिन कश्मीर से आता है ना तो उत्तर ही बोलोगे उसको, कोई सुनिए। ठीक है, देखो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। उत्तर से दक्षिण में 3 प्रकार से विभाजित किए गए। कौन कौन? महान हिमालय, हिमाद्री, निम्न हिमालय, हिमाचल, एंड थर्ड तक क्या? शिवालिक श्रेणी। लेकिन इसके अलावा भी पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी इसको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। नदी घाटियों की सीमाओं पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या? सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए तौर पे दिया हुआ है, जैसे कि सतलुज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट ये है ना ऐड, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सतलुज और काली नदी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली किया है यूपीएससी, तो इसको तुम याद रखोगे। पंजाब
किन दो नदियों के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है? सतलुज और सिंधु नदी। कुमाऊं हिमालय किस दो नदियों के बीच में अवस्थित है? सतलुज और काली नदी। काली और तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। काली और तीस्ता नदियां किसका? नेपाल हिमालय का सीमांकन कर देती है, जबकि तीस्ता तथा दिहांग नदियां जो है असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ये ठीक है, कर लेंगे हम। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी गॉर्ज, दिहांग जो गॉर्ज है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचलीय पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि सेले से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई बूम, नागा, मिजो पहाड़, मणिपुर पहाड़ियां क्या शामिल है इसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान क्या है? उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली से बना हुआ है। सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया तथा इनकी सहायक नदियों से ही ऑफकोर्स बना हुआ होगा। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों जलोढ़ मृदा से बना हुआ है तो क्या होगा? ये मैदान उपजाऊ होगा और खेती के लिए क्या होगा? खेती के लिए बहुत ही अच्छी उपज देगा ये कृषि के लिए। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार, उत्तरी मैदान का जो विस्तार हुआ 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर हुआ है। उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है उत्तरी मैदान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारी जरूरतें पूरी करता है ये क्षेत्र, जो एक मनुष्य को या एक मनुष्य को या ऐसे क्या बोल सकते हो उसको, तो छोड़ो वो सब, मनुष्य को ही ज्यादा शब्द का यूज करना छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे मनुष्य के लिए आवश्यक होती है, एक मानव जाति के लिए आवश्यक होती है समृद्ध मृदा आवरण। यहाँ पे पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत के अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यही चीज उत्तरी मैदान को बहुत ज्यादा समृद्धि वाला क्षेत्र बनाता है। क्या? समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, कृषि की दृष्टि से। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या होती है? कम होती है, जिसके परिणाम से नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां बहुत से निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में क्या होती है? बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। ठीक है, कोई नदी आई ऊपर से नीचे, अब नीचे स्ट्रेट हो गई है क्योंकि यहाँ पे इसको ढाल नहीं मिल रहा। ढाल इसको डाउन में मिलेगा तो ये और तेजी से जाएगी, लेकिन यहाँ ढाल ना मिलकर समतल मैदान मिल जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड ऊपर से जिस स्पीड से नीचे गिरी थी उस स्पीड से ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब इसके बाद क्या होता है? कुछ दूर जाके ये वितरिकाएं अपने बनाती है, मतलब बहुत सारे इसके ब्रांचेस क्रिएट होने लगते हैं कि कुछ पानी इस साइड जा रहा है, कुछ पानी इस साइड जा रहा है, कुछ पानी इस साइड जा रहा है, कुछ पानी इस साइड जा रहा है और कुछ पानी ठीक स्ट्रेट सामने जा रहा है। अब ये जो ब्रांचेज क्रिएट करते हैं ना, इसको वितरिकाएं कहते हैं। ये जो ब्रांचेज क्रिएट करती है ना, इसको क्या बोलते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। जो कि जो नदी क्या होती है, बहुत सारी धाराओं में जब बढ़ जाती है तो दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। ठीक है, दोआब का अर्थ ऐसे समझ सकते हो, दो तो दो है, ठीक है, आब का मतलब पानी होता है, यानी दो नदियों के बीच में जो स्थित क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थित क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब। जब इसी प्रकार के पंजाबी दो शब्द बने, एक पंज यानी पांच, आब मतलब अर्थ, यानी 5 नदी से घिरा हुआ क्षेत्र पंजाब कहलाता है, पंजाब है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? ये देखते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। पंजाब, यहाँ पे जैसे हम समझे थे ना कि पंजाब किस है?
5 नदियों से घिर के बना हुआ है। कौन कौन से वो है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। ये पांचों नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और पंजाब का सबसे ज्यादा भाग जो कहाँ है, बहुत बड़ा भाग पंजाब के मैदान का किस देश में स्थित है? वो पाकिस्तान में स्थित है हमारा। पहला भाग जो है ना उत्तरी मैदान का, वो है पंजाब का ही मैदान, और पंजाब के मैदान का सबसे ज्यादा भाग, सबसे बड़ा भाग वो पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन से? झेलम हो गया, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदानों का विस्तार, गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में गंगा के मैदान का क्या विस्तार है। ये उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। तीसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उनके उच्चावचों के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। उत्तरी मैदान ऑलमोस्ट समतल है, उच्चावच कम है, वहां पे है लेकिन बहुत कम है। तो उच्चावचों में किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, यह सही नहीं है, जबकि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है क्योंकि हर जगह समतल मैदान नहीं है। उत्तरी मैदान में भी कहीं कहीं पर तुम्हें पर्वत देखने को मिल जा सकते हैं, कहीं पहाड़ देखने को मिल जा सकते हैं। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आकृति के रूप में जो उत्तरी मैदान है उनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप पड़ जाती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। नदियां क्या करती है ना, पर्वतों से जब वो नीचे उतरती है तो ये शिवालिक के ढाल पर, शिवालिक जो श्रेणी है, नदियां जब हिमालय से नीचे उतरती है तो ये शिवालिक की ढाल पर 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक ये चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। चौड़ी पट्टी कहने का मतलब ये है कि पानी जो फैलता है ना, वो फैलता लगभग किसमें? 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पट्टी को क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इसे पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकल आती है। भाबर जो पट्टी होती है ना, वहां पे सारी जो नदियां निकलती हैं वो वहां पे विलुप्त हो जाती है, फिर वो इस पट्टी के दक्षिण क्षेत्र से निकलती है पुनः, एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। और ये नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र में ही दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जो है जलोढ़ का बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा बेलकियां जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान में जो सबसे विशालतम भाग है ना, जो कि पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, पुराने जलोढ़ मिट्टी से जो बना हुआ है, ये जो खादर है ना, अभी यहाँ पे तुम जो भाबर ये भाबर है, और ये क्या है? भांगर है। एक खादर होता है। खादर जो होता है ना, नए जलोढ़ के से बनता है, नए जलोढ़ से बनता है। क्या? खादर मिट्टी बनता है, जो कि पुराने जलोढ़ मिट्टी से क्या बनता है? वो भांगर मिट्टी बनता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाग में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों के क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए भी ये आदर्श होते हैं। खादर क्षेत्र क्या होते हैं? खादर क्षेत्र होते हैं, खादर क्षेत्र वैसे होते हैं जो कि नए जलोढ़ मैदान के रूप में बनता है, वो होता है खादर क्षेत्र। जबकि पुराने जो होते हैं ना, वो होते हैं भांगर क्षेत्र। ठीक है। और खादर क्षेत्र क्या होता है? खादर क्षेत्र जो होता है ना, वो खेती के लिए बहुत आदर्श स्थिति है, आइडियल स्थिति होता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण कि
प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, पहली मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो बने हैं वो पुराने जो है क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है और यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। इसको हम दो भागों में डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से? पहला है कि मध्य उच्च भूमि, जबकि दूसरा इसका दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार का अधिकतर भागों तक फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरा हुआ है। विंध्य जो श्रृंखला है ना, वो दक्षिण से सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम से अरावली श्रृंखला से घिरा हुआ है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये जो चार नदियां ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दक्षिण पश्चिम से किस साइड बहती है? उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में क्या है? चौड़ी है लेकिन पूर्व में ये संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार जिसे बोला जाता है, तथा इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव हो गया, कैमूर हो गया, इसकी पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। भारत के मानचित्र पर ज्ञात करना है तुम्हें, करो। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। दक्षिण का जो पठार है वो पश्चिम में क्या है? ऊंचा है और पूर्व की ओर क्या है? ये कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी का एक श्रृंखला है वो। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से क्या होता है? अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन सी? एक गारो होगी, खासी होगी और जयंतिया होगी। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। भारत के भौतिक मानचित्रों पर ये सब ज्ञात करना है तुम्हें। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है? अधिक ऊंचे हैं। एक पॉइंट इसको भी इंपोर्टेंट के तौर पे ऐड करो कि पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है? ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट देखो, पश्चिमी घाट की पहले चीज ये विशेषताएं समझो। पश्चिमी घाट की विशेषताएं ये है, पश्चिमी घाट जो है ना वो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है? ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई औसत तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है? 900 से 1600 मीटर है। एंड पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार जो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, जब पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है जबकि, और ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। जबकि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र पवनों हवा या पवनों के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। गर्म जो आर्द्र पवनें होती है वो पश्चिमी घाट के ढाल पे टकरा के
बारिश कराती है, पर्वतीय वर्षा कराती है पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे जैसे अनाईमुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। उड उडग मंडलम जिसे उडग मंडलम, ऊटी को क्या बोलते हैं हम, उडग मंडलम ऊटी को कहा जाता है, ऊटी के नाम से जानते हैं। तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति। ऊटी और कोडई कनाल जैसे क्षेत्र उसको मानचित्र पर देखो। आओ थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं यार मानचित्र, क्या ही है। हालांकि हम देख के गए थे, लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं, क्या हम गलती से तो नहीं कर रहे हैं, गलती नहीं। देखो ये है अनाईमुली, ये नीलगिरी पहाड़ी होगी, ये दक्कन पठार हो गया ये क्षेत्र, ये मालवा पठार है तुम्हारा, ये छोटा नागपुर का पठार, ये उत्तरी पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। अब देखो सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ आकर इस साइड आकर देखोगे तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इधर देखो गारो खासी और जयंती के पहाड़ियां है यहाँ पे, ठीक है। और चीजें देखनी है, और चीजें चलो देख लेते हैं। इसमें नहीं है, इसमें है, देखो सतपुराना श्रेणी यहाँ पे, बिंदी श्रेणी यहाँ पे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया ये नर्मदा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ भी पाई जाती है, वो क्या है, वो एक काली मृदा प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता के रूप में जानी जाती है, जो कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पे ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आगन्य है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अप्रदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक अप्रदित एवं खंडित पहाड़ियां है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में यह फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। भारतीय मरुस्थल में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है, और यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान क्षेत्र है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। भारतीय मरुस्थल शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, और उसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच जाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरकान क्या होता है, बरकान होता है जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, उसको बरकान बोलते हैं। बरकान का विस्तार यहाँ पे बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है, लेकिन लंबोत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता रूप से में पाए जाते हैं। यदि अब चलो नेक्स्ट आओ, नहीं पढ़ना है, अब खत्म भी हो गया ये। वैसे तटीय मैदान के बारे में जाने थोड़ा सा। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पे संकीर्ण तटीय पट्टियों का क्या है, विस्तार है। ये पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक क्या है, विस्तृत है। जो तटीय मैदान है वो पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक क्या है, विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। इस तट के उत्तरी भाग में कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा जिसमें आते हैं कोंकण क्षेत्र, जबकि मध्य भाग में कन्नड़ मैदान हो गया, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग को इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है।
जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है, झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में क्या है, स्थित है। द्वीप समूह आप पहले देख चुके हैं कि भारत के एक मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। द्वीप समूह भी स्थित है इसमें। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात करो। ये देखो एक द्वीप है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। द्वीप द्वीपों का एक यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना, जिसे लक्षद्वीप आप कहते हैं। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका पुराना नाम क्या है, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप। कवारती लक्षद्वीप कवारती द्वीप लक्षद्वीप के एक प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटिली द्वीप जहां मनुष्य के निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है, पिटिली द्वीप है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान देना है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। बंगाल की खाड़ी की जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला एक द्वीप है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह के आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह दो द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निसर्जित पर्वत श्रेणियों का शिखर है। पहले उसके पहले ये देख लो प्रवाल। प्रवाल किसी को होता है, प्रवाल जो होता है पॉलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। प्रवाल का विकास किस में होता है, छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट स्राव होता है। प्रवाल स्राव तथा प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। प्रवाल जो होते हैं ना मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा क्या, प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छे उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू आकार के रोधिका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिख लो। इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, VVI इसको ऐड करो। क्यों देखो प्रवाल क्या होता है, पहले प्रवाल के बारे में A to Z इन्वायरमेंट के लिए है। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल एक पोलिप्स से होते हैं जो कि कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। ये मैक्सिमम क्या होते हैं, समूह में ही रहते हैं, हरदम समूह में रहते हैं। प्रवाल का विकास कैसे क्षेत्रों में होता है, प्रवाल का विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है तथा ये अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। प्रवाल स्राव तथा प्रवाल अस्थियों को टीले के रूप में निक्षेपित होता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रवाल जो होते हैं यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा प्रवाल वलय। इसका ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप जो होते हैं, प्रवाल वलय द्वीप ये गोलाकार या हॉर्सशू आकार के रोधिका होते हैं। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह के पाए जाने वाले पादप एवं जंतु से बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए या लक्षद्वीप समूह हो गए, ये विषुववृत्त के समीप स्थित है। एवं यहाँ की जलवायु जो है ना, यहाँ की जलवायु लक्षद्वीप हो गया या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या कोई भी द्वीप समूह हो गया, वहाँ की जलवायु जो है विषुवतीय है। सॉरी, कहीं की भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में है, तो इन्हीं दोनों के लिए स्पेशली है कि यहाँ की जो जलवायु ना क्या है, विषुवतीय तथा यहाँ घने जंगलों से ये आच्छादित है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। आप बैरन द्वीप जो है ना, बैरन द्वीप ये भारत की जो है ना एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र जो कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग का विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट कि ये विभाग एक दूसरे के क्या है, पूरक है और देश को प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं ये, अन्न भंडार, प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसे वो समझने की जरूरत। इसका जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पे है।
ठीक है, तो इसको तुम करोगे, इसको करोगे ही करोगे, और नहीं समझ में आएगा पूछोगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करोगे स्ट्रीम, इस वीडियो को जो भी तुम्हें प्रोवाइड होगा इसको तुम लाइक करोगे, और नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में, फैमिली, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो इस चैप्टर के विशेष जानकारी के लिए। बाकी हम कल जो क्लास करेंगे वो अपवाह चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम कल। फिर मिलते हैं हम कल के क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखो, अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, आगे बढ़ो।